वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। यह सेशन है मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह एडिशन है मई 2026 का। इस एडिशन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से हम इसको पढ़ें और रिवाइज करें ताकि हमें ये एग्ज़ाम में सहयोग दे सके। तो आइए देखते हैं कि मई 2026 में कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। देखिए, इसमें इसका जो कवर फोटो है, इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि दिल्ली में हुआ है 2026 में, ये बताया गया है। समसामयिक घटनाएं जो विशेष हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जो हल प्रश्न पत्र है, लेख है, इसके बारे में बताया गया है। जो कि महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जैसे कि ऑस्कर पुरस्कार, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान और ICC T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है। भव्य योजना जो कि तीव्र औद्योगिक विकास के लिए है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है। और उत्तराखंड व झारखंड के बजट के बारे में बताया गया। तो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका बजट पढ़ सकते हैं। फोकस है इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर, भारत के सेवा निर्यात संभावनाएं और चुनौतियों पर, जो कि मेंस का एक विषय होता है। आपदा प्रबंधन रणनीति से क्रियान्वयन तक, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए इसमें शुरुआत करते हैं। ये देखिए, इसका इंडेक्स है। इंडेक्स में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में दिया है, और अंदर कौन कौन सी बातें पढ़ने में आएंगी वो बताया गया है। साथ ही इसमें जो सफल हुए अभ्यर्थी हैं उनका साक्षात्कार भी इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार और प्रश्नोत्तर है, और कुछ विशेष फोकस है जिसके बारे में दिया गया है। सार संग्रह भी है। देखिए, विविध में बहुत सारे विषय दिए गए हैं, लेख दिए गए हैं, मॉडल प्रश्न पत्र हल करके बताया गया है, और निबंध भी इसमें दिया गया है। जो आपको निबंध अटेम्प्ट करने को दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे चेक करके बताया जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पे मोटिवेशन से स्टार्ट किया गया। कर्म में निरत रहकर सफलता प्राप्त कीजिए, पढ़ सकते हैं इसको, पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम से स्टार्ट करता है। देखिए, इसका जो तरीका है वो किस तरीके का है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, करंट के इश्यूज होते हैं जो देश विदेश से संबंधित हो। साथ में हल प्रश्न पत्र भी बताया जाता है, और कई लेख भी हैं। तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम से, कितना कवर कर पाते हैं, और इस पत्रिका को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए गए थे। ये 4 राज्य हैं, इसके बारे में हमको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे निर्वाचन कार्यक्रम, मतलब विधानसभा चुनाव कहाँ पे हुए हैं। वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल। अब इसे विशेषता क्या है, टाइमिंग का तो है कि मतदान कितने चरणों में होता है, और कितनी कितनी सीटें वहाँ पे अलॉटेड थी। तो ये किसी स्टेट विशेष का हो तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, एक कॉलम बनाया गया लेफ्ट में, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित। दूसरा देखिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। पनडुब्बी रोही पोत, जो कि INS अंजदीप, देखिए अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है, INS अंजदीप नौसेना में शामिल किया गया है। तो INS अंजदीप के बारे में जब बात हो, अंजदीप, तो ये क्या है, पनडुब्बी रोही पोत है। ओमान तक समुद्री यात्रा के पश्चात भारतीय नौसेना की नौकायान पोत INSV कौंडिल्य की सुरक्षित वापसी। तो INS, ये जो INSV कौंडिल्य है, कौंडिल्य की सुरक्षित वापसी हो चुकी है, ये नाम भी पता होना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा 2025 का जो परिणाम घोषित किया गया है, उसमें महिलाओं ने 31% जो है सफलता प्राप्त की है, इसके बारे में बताया गया है। गुजरात में एक समान नागरिक संहिता यानी कि UCC का विधेयक जो है विधानसभा के द्वारा पारित हो गया है, इसके बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति के किसी हिंदू, सिख अथवा बौद्ध के द्वारा यदि कोई अन्य धर्म अपनाया जाता है तो SC का दर्जा समाप्त हो जाएगा। यह सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला है। यह सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला है कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी देखिए, अनुसूचित जाति के किसी हिंदू, सिख अथवा बौद्ध के द्वारा, ठीक है, आप SC हैं, है ना, अनुसूचित जाति के किसी हिंदू, सिख, बौद्ध द्वारा कोई अन्य धर्म अपनाने से, अगर आप कोई और धर्म अपना लेते हैं तो आपसे SC का दर्जा क्या कर जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और ये SC का ही निर्णय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। फिर देखिए, दंत चिकित्सा व शिक्षा सुधार में सुधार के लिए डेंटल काउंसिल के स्थान पर नेशनल डेंटल कमीशन का गठन, यह एक नया विषय है। ठीक है, कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया। कालिंजर का किला, ये याद रखना है, ये
आपका करंट हो गया। कालिंजर के किले का पहाड़ी क्षेत्र राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका के पश्चात अब बोत्सवाना में लाए गए 9 चीते लाए गए हैं। नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका के पश्चात अब बोत्सवाना से लाए गए। पहले हम लोग कहाँ से ला रहे थे? नामीबिया और साउथ अफ्रीका से ला रहे थे। अब हमने बोत्सवाना से लाए हैं कितने? 9 चीते लाए हैं। ठीक है। देश में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों की यूजीसी की ताज़ा सूची दी गई है। पंजाब में महिलाओं के लिए नई मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना, ये स्टेट स्पेसिफिक है। तो ये शॉर्ट में बता दिया कि किसके बारे में यहाँ पे ये दिया गया है। तो ये पहला चुनाव वाला है। देखिए, चुनाव में 23 से 29 अप्रैल 2026 को कराया गया है ये। ठीक है। असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में मतदान एक एक चरण में कराने की घोषणा की गई थी। ये अब संपन्न हो चुका है। आगे आने वाले जो हम प्रतियोगिता दर्पण का वर्जन पढ़ेंगे ना, उसमें ये सारे में डिटेल से कवर हो जाएगा। दूसरा देखिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है। जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज में इन्होंने वायु शक्ति 2026-27 जो है वो फरवरी 2026 को किया। राफेल, सुखोई, तेजस व मिराज सहित भारतीय वायुसेना के उन्नत लड़ाकू विमानों ने वायु से जमीन पर मार करने वाले निर्देशित बमों व मिसाइलों का उपयोग करते हुए सटीक हमले कर निर्धारित लक्ष्यों पर प्रहार इस अभ्यास के तहत किया था। दिन और रात दोनों ही परिस्थितियों में युद्ध अभियानों के लिए तत्परता इसके तहत प्रदर्शित की गई। इस युद्ध अभ्यास के दौरान देश की राष्ट्रपति व सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी इतिहास रचा, जब स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में पायलट यूनिफॉर्म में ही सह पायलट के रूप में उड़ान उन्होंने भरी थी। तो देखिए, ये प्रचंड है, इसका नाम याद रखना पड़ेगा कि हेलीकॉप्टर प्रचंड था और सहायक को पायलट के रूप में इन्होंने उड़ान भरी है। और कैप्टन कौन बैठे थे? तो NS बहुआ ने उड़ाया था तथा वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल AP सिंह के साथ उड़ान भरे दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद थे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा निर्मित है प्रचंड आधुनिक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि अत्यधिक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये HAL के द्वारा निर्मित है और इसका नाम क्या है? हेलीकॉप्टर प्रचंड। ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, एक टेबल में बताया गया है विधानसभा चुनाव कार्यक्रम को समराइज किया गया है कि असम में कितनी सीटें थी? तो 126 सीटें थी और मतदान कब हुआ? 9 अप्रैल को। केरल में देखिए 140 सीटें थी 9 अप्रैल को। तमिलनाडु में 234 सीटें थी 23 अप्रैल को। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें थी और यह मतदान 29 अप्रैल 23 अप्रैल, ठीक है, ऐसे 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण, दूसरा चरण। पुदुचेरी जो कि आपका यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे देखिए 9 अप्रैल को। तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होता है और सभी राज्यों में मतगणना 4 मई। अब अगले वाले हम उसमें देखेंगे इसका रिजल्ट भी। ठीक है। देखिए यहाँ पे पनडुब्बी, यहाँ देखिए आपको माननीय राष्ट्रपति महोदया ड्रेस में दिखाई दे रही है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने से पूर्व पायलट यूनिफॉर्म में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख सकते हैं। प्रचंड हेलीकॉप्टर को इन्होंने को पायलट के रूप में उड़ाया था। पनडुब्बी रोधी पोत जो है INS अंजदीप नौसेना में शामिल उथले पानी में चलने वाली पनडुब्बी है। देखिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ये जो है श्रेणी के तीसरे पोत अंजदीप को 27 फरवरी 2026 को नौसेना की पूर्वी कमान के द्वारा चेन्नई बंदरगाह पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में औपचारिक रूप से नौसेना में कमीशन किया गया। देखिए, जब भी हम कोई करंट की किताब पढ़ते हैं तो हमें लगता है इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इतनी मोटी किताब है कौन पढ़ेगा। एक रीडिंग अगर हम मान लेते हैं तो हमें उससे महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आ जाते हैं कि इसमें पढ़ने लायक चीज़ क्या है। जैसे कि एक तो INS अंजदीप का नाम हमको याद रखना है कि नौसेना में शामिल किया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पनडुब्बी रोधी नौका है, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। ठीक है, शैलो वाटरक्राफ्ट है। नाम इसका अंजदीप हमको याद रखना होगा, अंजदीप। और फरवरी 2026 की नौसेना में पूर्वी कमान में देखिए चेन्नई बंदरगाह पर, और यहाँ पे हमारे नौसेना प्रमुख का नाम भी याद रखना है हमको, ठीक है, कि दिनेश के त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें अंजदीप को शामिल किया गया है। तो युद्ध रोधी क्षमता है इसमें, पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं की तटीय निगरानी में वृद्धि करना है इसका। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा निर्मित किया गया है। कुछ कंपनियों के नाम हमें इसलिए याद करने पड़ते हैं कि जब भी हम अपने साइंस और टेक वाले कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें हम ये उल्लेख करेंगे कि भाई ये पनडुब्बी हमारे इन कंपनियों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि हम स्वदेशी जो निर्मित हथियार और अपने ही देश में हम सबमरीन हो गए
या फिर युद्धपोत हो गए, ड्रोन हो गए, ये सब बना रहे हैं, तो ऐसे में किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है? अत्याधुनिक पोत है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा ये निर्मित किया जा रहा है। ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो अंजदीप क्या है? अत्याधुनिक पोत है जिसे विशेष रूप से तटीय युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह पोत की कमीशनिंग से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता व तटीय निगरानी की क्षमता में वृद्धि होगी। डॉल्फिन हंटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया यह युद्धपोत स्वदेशी अत्याधुनिक पनडुब्बी रोधी हथियारों व सेंसर पैकेज से सुसज्जित है तथा भारतीय नौसेना में इसका उद्देश्य क्या है? तटीय क्षेत्र में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उनको क्या करना है? निष्क्रिय करना है। 77 मीटर लंबा यह पोत 25 समुद्री मील प्रति घंटा की गति प्राप्त करने में सक्षम है। इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही है कि इसका नाम अंजदीप याद रखना है। नौसेना देखिए चेन्नई से शामिल किया गया है। हमारे जो एडमिरल हैं दिनेश के त्रिपाठी, इनका नाम याद रखना है, और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा निर्मित किया गया, ये याद रखना है। इसका देखिए नामकरण जो है वो कारवार तट से दूर एक ऐतिहासिक द्वीप के नाम पर किया गया है। मतलब ये अंजदीप जो है ना, एक द्वीप नाम से ही लग रहा है कि जो अंजदीप है वो द्वीप है, तो नामकरण कारवार तट से दूर एक ऐतिहासिक द्वीप के नाम पे किया गया है। ज्ञातव्य है कि इस श्रेणी के 8 पोतों का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। देखिए शिप को निर्माण करने वाला क्या होता है? शिप बिल्डर्स होता है। गार्डन रिच एक ऐसे मतलब एक बड़ा सा गार्डन है और यहाँ बैठ के क्या बनाया जा रहा है? शिप बनाया जा रहा है, ठीक है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कौन बनाएंगे? इंजीनियर्स बनाएंगे, इंजीनियर्स लिमिटेड, ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। ये आपको आंसर एनरिच करने में हेल्प करेगा कहीं कहीं पे। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें तो हमें पढ़ना कम है और उसका यूज़ करना ज़्यादा सीखना है। तो INS अंजदीप जो है इनके द्वारा निर्मित किया गया। 8 पोतों का निर्माण ये किया था, 8 पोतों का, उसमें से ये थर्ड है, ठीक है। INS अंजदीप जो है इस श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है, थर्ड। और इस श्रेणी का पहला युद्धपोत था INS अर्नाला। आप लोग याद होगा कई सारे वनडे एग्जाम्स में या फिर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन INS अर्नाला वाला आया था। INS एद्रोथ जो है INS एंडर्थ जो है वो भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। अब ये INS अंजदीप है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें इतना टाइम हमने लगाया पढ़ने में, सुनने में, इसमें सिर्फ याद करने वाली 3 ही 4 बातें हैं जो अभी हमने रेखांकित किया और फिर आगे बढ़ जाना है। ओमान तक समुद्री यात्रा के पश्चात भारतीय नौसेना के नौकायन पोत INSV कौंडिल्य की सुरक्षित वापसी। तो 5वीं शताब्दी की प्राचीन भारतीय तकनीक का उपयोग करके पाल विधि से बनाया गया है भारतीय नौसेना का इंजन रहित नौकायान पोत INSV कौंडिल्य जो है, INSV कौंडिल्य इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कौंडिल्य पोरबंदर से मस्कट तक की यात्रा कर 2 मार्च 2026 को मुंबई वापस पहुंच गया है। बिना किसी धातु या कील का इस्तेमाल कर लकड़ी के तख्तों को नारियल की देशी जो रेशों की रस्सियां होती हैं उसे सिलकर बनाया गया है तथा पैडल कपड़े के पाल और हवा के सहारे चलने वाले इस इंजन रहित पोत का निर्माण गोवा की एक निजी कंपनी होडी इनोवेशंस के द्वारा केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना तथा फर्म के त्रिपक्षीय समझौते के तहत बनाया गया था। देखिए जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें लग रहा है हम इतना सारा चीज़ क्यों पढ़ें, ठीक है। बस एक लाइन पढ़ लेते हैं कि ओमान तक समुद्री यात्रा के पश्चात भारतीय नौसेना के नौकायन पोत INSV कौंडिल्य की सुरक्षित वापसी हुई है। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये हमारे दिमाग में कहानी, एक मैप बनाने का काम करता है, जिसको पिक्टोग्राफी के रूप में मतलब हमें ये याद हो जाता है। तो हमें ये आइडिया होता है कि ये क्यों बना था, किस लिए बना था। अब इसमें देखिए लकड़ी के तख्तों का निर्माण का यूज़ हुआ है, नारियल की रस्सियों का यूज हुआ है। तो ये हमारे ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करता है। इसलिए एक रीडिंग करके भले हम जब रिवाइज करें ना तो थोड़ा सा शॉर्ट में कर लें, लेकिन एक रीडिंग हमें किसी भी चीज़ का थोड़ा समय देके पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर एग्ज़ाम करीब है तो आप नहीं पढ़ सकते, एग्ज़ाम करीब है तो आपको शॉर्ट में ही चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर समय है आपके पास तो एक करंट की किताब अगर आप आराम से पढ़ लेते हैं तो सिर्फ वो करंट ही नहीं बल्कि GS के भी कई विषय को और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है कि कोई भी किसी मंच पे अगर आपको बोलना है या फिर कहीं पे आपको आंसर लिखना है या बताना है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं, ठीक। तो INS कौंडिल्य के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे आते हैं, देखिए सिविल सेवा परीक्षा जो कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है और सफल अभ्यर्थियों में 31% इस बार महिलाएं हैं। तो 958 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जिसमें कि पूरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस कैटेगरी से कितने लोगों का चयन किया गया है। मेरिट सूची के बारे में बताया गया है, इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच के आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे ये किताब का PDF हर जगह अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे अंतिम लाइन जो है कि परीक्षा में सफलता पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि बस दो ही शब्द हैं, अनुशासन और खुद पर विश्वास, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। अनुशासन का क्या मतलब होता है
कि अगर डेली आपने कुछ रूटीन निर्धारित किया है कि मुझे इतने आवर्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ना ही है चाहे जो हो जाए, ठीक है। भले आप अगर उस समय नहीं पढ़ पाते तो उसको कवर करिए और कमी मानिए कि हाँ मेरे से इतने आवर्स का लॉस हुआ है और मुझे उसे अगले में कवर करना है। खुद पर विश्वास क्यों ज़रूरी है? अगर आप कोई सपना देखेंगे ही नहीं, कोई सपना अगर आप देखेंगे ही नहीं और उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो उसे जीतेंगे कैसे? ठीक है, तो संभव ही नहीं है। तो पहले तो सपना देखना है। अगर आपने हेलीकॉप्टर उड़ाने का सपना नहीं देखा है तो आप कभी उस क्षेत्र में प्रयास ही नहीं करेंगे और कभी भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाएंगे। अगर हमने स्वप्न देखा है कि हमें किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है, तो जब आप स्वप्न देखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रयास करेंगे तो कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, लेकिन कुछ तो मिलेगा ना। अगर आप प्रयास ही नहीं करते हैं तो ना तो ये मिलेगा और ना ही ये मिलेगा, लेकिन आप प्रयास करते हैं तो इसकी भी संभावना है, इसकी भी संभावना है। अगर सफल होते हैं तो ठीक है, अगर असफल होते हैं तो पुनः प्रयास, तब तक प्रयास जब तक कि आपको वो चीज़ मिल ना जाए, और फिर भी नहीं मिलता है तो फिर किसी और डायरेक्शन में। लेकिन ये जो आपकी यात्रा है या आपका जो सफ़र है, यहाँ आपने जो सीखा है वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो आत्मविश्वास और अनुशासन, दो चीज़ बताए हैं, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ छूट गया है। देखिए आईएनएस कौंडिल्य जो था उसका उद्देश्य क्या था कि उसने ओमान के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ भारत के उन समुद्री मार्गों का अनुसरण किया जो किसी समय भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ते थे। देखिए ये रूट तो हमेशा बना हुआ था। अगर हम जो हिस्टोरिकल उसमें देखते हैं तो ये काफ़ी पुराना रूट था हमारा, जो कि पश्चिम एशिया से हमें जोड़ता था तथा जिनके जरिए पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का मसालों और वस्त्रों का व्यापार होता था। आईएनएस कौंडिल्य के इस विशेष मिशन का नेतृत्व कमांडर विकास शेरोन व कमांडर वाई हेमंत कुमार ने किया था। नौसेना की पश्चिमी कमान के वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन के अनुसार आईएनएस कौंडिल्य की अगली विदेश यात्रा पूरी से बाली के लिए शीघ्र ही होगी, ठीक है। यहाँ पे मेरिट सूची में आने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं। देख सकते हैं आप कि कुल प्राप्तांक में से कितने अंक जो है इनको प्राप्त हुए हैं, साक्षात्कार में कितने अंक प्राप्त हुए हैं और मुख्य परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, कितनी महिला हैं और कितने पुरुष हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका साक्षात्कार और जो विशेष रूप से इन्होंने रैंक लाया है उनके बारे में। जो पहले स्थान पे है देखिए राजेश्वरी सुवे एम मदुरै, जो तमिलनाडु की रहने वाली हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इन्होंने 6वें प्रयास में ये सफलता प्राप्त की है। तो 6वें प्रयास मतलब सोचिए इन्होंने कितने बार प्रयास किया होगा, कितने बार गिरी होंगी, कितने बार अपने आप को उठाया होगा। तो यह परीक्षा धैर्य की परीक्षा है या सिर्फ पढ़ाई की परीक्षा नहीं है। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, बहुत अच्छा आपके पास बैकग्राउंड है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आपका हर चीज़ पे कमांड है, आपसे क्वेश्चन बन रहे, फिर भी कहीं ना कहीं कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती और वहाँ पे हम अपने प्रारब्ध और अपनी नियति के फेर में पड़ जाते हैं और वहाँ पे हम असफल हो जाते हैं। लेकिन धन्य हैं वो लोग जो कि असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और फिर से सफलता के लिए प्रयास करते हैं। तो देखिए इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने तो 6वें प्रयास में, तीसरे चौथे प्रयास में, ठीक है, ऐसे रैंक अर्जित की है। तो इसका मतलब है कि तीसरे चौथे 5वें प्रयास तक आपको प्रयास करना चाहिए और फिर भी यदि नहीं होता है तो जीवन में प्रयास करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, केवल यही क्षेत्र नहीं है। कहीं पे भी यदि आप सीरियसली एफर्ट लगाएंगे तो वह आपको सफलता ही देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में कट ऑफ मार्क्स वगैरह दिया है, आप इसको आराम से धैर्यपूर्वक स्क्रीनशॉट खींच के या फिर आप अपने PDF में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब आगे आते हैं। देखिए अनुसूचित जाति के किसी हिंदू, सिख अथवा बौद्ध के द्वारा कोई भी अन्य धर्म अपनाने से SC का दर्जा समाप्त हो जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। तो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि SC के किसी भी हिंदू, सिख अथवा बौद्ध धर्म के अनुयायी अगर कोई भी अन्य धर्म को अपना लेते हैं तो उनका SC का जो है वो दर्जा समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा देखिए क्यों कहा गया है ना, ऐसा क्यों कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि केवल हिंदू, सिख व बौद्ध धर्म में ही अनुसूचित जातियां विद्यमान है तथा कोई अन्य धर्म अपनाने पर जन्म के आधार पर मिलने वाला यह दर्जा प्रभावी नहीं होगा। तो ये फैसले का हवाला करते हुए पीठ ने कहा है कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म का पालन करे तथा SC होने का भी लाभ ले। मतलब एक साथ आप 2 लाभ कैसे ले सकते हैं? तो धर्मांतरण करके अगर आप ईसाई बन जाते हैं या फिर अन्य किसी धर्म में चले जाते हैं तो ऐसे में SC का जो आपको लाभ मिल रहा था उसके संरक्षण का दावा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भले ही आपका जन्म हुआ है SC समुदाय में हुआ है, लेकिन आप बाद में चल के कोई और धर्म पालन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 2 लाभ आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। फिर देखिए दंत चिकित्सा एवं शिक्षा में सुधार के लिए डेंटल काउंसिल के स्थान पर डेंटल कमीशन का गठन, बस इतना ही इसमें जानना काफी है, ठीक है।
मेडिकल एजुकेशन की तरह सुधार के लिए, जैसे कि MCI है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी तरह से नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन जो पहले किया जा चुका था, अब नेशनल डेंटल कमीशन का गठन किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में देखिए कालिंजर का किला के पहाड़ी क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक GSI ने मार्च 2026 में एक राष्ट्रीय भू विरासत नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया। देखिए, जब भी कोई नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित होता है ना, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। अब वहाँ पे जो चीज़ें बिखरी पड़ी थी या फिर जो चीज़ें का महत्व नहीं था, साफ सफाई नहीं थी, उसको मेंटेनेंस नहीं था, तो अब कालिंजर के किले को भी एक अच्छे से एहतियात के तौर पे रखा जाएगा और इसको भू विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। तो 16 मार्च में एक समारोह था जिसमें ये सब किया गया। विभिन्न परतों के बीच लंबे समय के अंतर को उजागर करती है। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के एक लंबे अंतराल को दर्शाते हुए उन्होंने बताया कि कालिंजर क्षेत्र चट्टानें जो है वह अरबों वर्ष के अंतराल पर घटी भूवैज्ञानिक घटनाओं को दर्शाती हैं। तो GSI की प्रेस विज्ञप्ति हुई थी और इसमें बुंदेलखंड ग्रेनाइट के ऊपर जो भी बलुआ पत्थर से निर्मित ये चट्टानें हैं, कैमूर सैंडस्टोन की परतें दिखाई देती हैं जो पृथ्वी के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो चट्टानों की अलग अलग काल की परतें पृथ्वी के विकास को समझने में सहायक होती हैं। तो ये 1851 में देखिए स्थापित किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भू विरासत स्थलों की पहचान करने व उन पर अनुसंधान करने के लिए प्राधिकरण है ये। तो अभी तक कितना है, इसकी संस्तुति के आधार पर भारत में लगभग 70 भू स्थलों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। 70, ठीक है, 70 भू स्थलों को। मेघालय में स्थित भावमलुह गुफा, तिरुमाला की पहाड़ियाँ, ठीक है, मेघालय में भावमलुह गुफा, तिरुमाला पहाड़ियाँ। केरल में क्या स्थित है, बरकाला चट्टान, सेंट मैरी द्वीप समूह व सेंट थॉमस माउंट पर चाकोनाइट आदि इसमें शामिल है। तो भू विरासत घोषित किया गया है कालिंजर किले की पहाड़ी को। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और 70 जो भू स्थल है, जो भारत में 70 भू स्थल है जिनको विरासत के रूप में मान्यता दी गई, एक बार और पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मेघालय में स्थित भावमलुह गुफा, तिरुमाला की पहाड़ियाँ, केरल स्थित बरकाला चट्टान खंड, सेंट मैरी द्वीप समूह, सेंट थॉमस माउंट पर चाकोनाइट आदि इनमें शामिल है। अब देखिए, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका के पश्चात अब बोत्सवाना से लाए गए 9 चीते। चीता पुनर्वास योजना चल रही है। कभी कभी इसका टाइम आ जाता है कि आप उसको क्रोनोलॉजिकली जमाइए कि कौन सी पुनर्वास योजना किस समय चालू हुई थी। जैसे हाथी का कब हुआ था, बाघ का कब हुआ था, चीता का कब हुआ, तो ये हमको कभी कभी आता है। चीता पुनर्वास योजना के तहत नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका के पश्चात अब अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 9 चीते 28 फरवरी 2026 को भारत लाए गए हैं। तो 7000 किलोमीटर देखिए लोग सफर तय किया और ग्वालियर एयरपोर्ट पे पहुंचे, जहां वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के द्वारा इन्हें श्योरपुर कोनो नेशनल पार्क पहुंचाया गया। ठीक, 9 चीतों में 6 मादा थे, 3 नर चीते थे। और इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। ये इंपॉर्टेंट है। बोत्सवाना से लाया गया, ये इंपॉर्टेंट हो। 9 चीते लाए गए, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, अब चीतों की संख्या, 5 नए शावकों का भी जन्म हो गया, तो कोनो नेशनल पार्क में 50 हो गई है। ठीक है, पुराना दिया है कि नामीबिया से हम लोग 22 में मतलब 2022 में 8 चीतों को कोनो पार्क में छोड़े थे और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते भारत लाए गए थे। तो 20 चीतों में से 11 चीते जीवित हैं और बोत्सवाना के 9 चीते और लाए गए हैं। और सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या बढ़कर के 53 हो गई है। ठीक है, देश में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों की UGC की ताजा सूची। तो देखिए, विद्यार्थियों को फर्जी विश्वविद्यालय में प्रवेश से आगाह करने के लिए देश के विभिन्न भागों में संचालित फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची UGC के द्वारा समय समय पर जारी की जाती रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने देश के विभिन्न भागों में संचालित 32 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है अपनी वेबसाइट पर फरवरी 2026 में इसको दिया है। UGC की विज्ञप्ति के अनुसार यह विश्वविद्यालय विधिवत स्थापित नहीं है तथा इनके द्वारा प्रदत्त कोई भी डिग्री अथवा डिप्लोमा मान्य नहीं है। तो देखिए, इनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है। ये लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ का लिस्ट है और इनकी सूची इन्होंने जारी की है, देख सकते हैं। ठीक है, पूरा इसमें लिस्ट बताया गया है। पंजाब में महिलाओं के लिए एक नई मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना लागू किया गया है, जिसमें कि 1,000 रुपए जो है प्रति माह उनके खाते में DBT के माध्यम से डाला जाएगा। तो वहाँ पे देखिए, आपकी सरकार है ना, इसमें भगवत सिंह मान के नेतृत्व में आपकी सरकार संचालित है और यहाँ पर इस योजना के बारे में बताया गया है। इसमें सरकारी जो कर्मचारी महिलाएं हैं वो आयकर दाता महिलाएं हों
तथा सांसद एवं विधायक इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए यही राशि 1,000 तो सभी के लिए है, लेकिन अनुसूचित जाति की महिलाएं होंगी तो 1500 रुपए की राशि इनमें खाते में डाली जाएगी। लगभग हर स्टेट देखिए आज के समय में महिलाओं के लिए कुछ न कुछ योजना का संचालन कर रहा है और सभी राज्य में उनके लोकल जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये इसका नामकरण किया गया है। अब अगला देखिए, भारतीय नौसेना का दूसरा IOS सागर पहल। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग संवर्धन के लिए भारतीय नौसेना ने अपना दूसरा IOS सागर इंडियन ओशियन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल 16 मार्च 2026 को प्रारंभ किया है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर नौसेना सिंपोजियम की अध्यक्षता में फरवरी 2026 में ग्रहण किया था। तो IOS सागर एक ऐसा संचालन सहभागिता कार्यक्रम है जो विदेशी मित्र देशों के नौसैनिकों को भारतीय नौसेना के जहाज पर एक साथ प्रशिक्षण और नौकायान में सक्षम बनाता है। तो क्या है ये IOS सागर पहल क्या है? ठीक है, तो ये एक सहभागिता कार्यक्रम है। सहभागिता कार्यक्रम कैसे कि हमारे जो देश के नौसैनिक हैं और जो मित्र देश हैं उनके जो नौसैनिक हैं वो यहाँ पे एक साथ क्या करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं और नौकायान में सक्षम बनते हैं। तो ये 16 मार्च से शुरू हुआ था। 16 मित्र देशों ने के नौसैनिकों ने भाग लिया था और इस कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो भारतीय नौसेना के कोच्चि स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्रों के साथ हुआ था, जहाँ प्रतिभागियों को नौसेना संचालन, समुद्री कौशल व समुद्री सुरक्षा से जुड़ी अवधारणाओं के प्रमुख पहलुओं से अवगत कराया गया। इसके अगले चरण में प्रतिभागियों को भारतीय नौसेना के जहाज पर तैनात किया गया, जहां भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ मिलकर समुद्र के संचालन गतिविधियों में उन्हें शामिल किया गया। IOS सागर पहल इस दूसरी पहल के समापन की तिथि या पंक्तियां लिखी जाने तक घोषित नहीं हुई थी। तो आगे हम देखेंगे कि INS सागर में और क्या होता है। इसमें 9 जो मित्र देश हैं हमारे 16 मित्र देश शामिल हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है और इसका नाम इंपॉर्टेंट है कि IOS सागर पहल। इससे पहले भी देखिए INS सुनैना था जिसमें कि 9 मित्र देश और 44 कर्मी शामिल हुए थे। तो ये हो गया हमारा नेशनल मुख्य समाचार। अब देखिए राज्य के समाचार क्या है। तो झारखंड का बजट बताया गया है। तो जो झारखंड के स्टूडेंट हैं वो झारखंड का बजट देख सकते हैं। अब ये रुपया कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, ये पूरा झारखंड बजट का यहाँ पे डिटेल बताया गया है। झारखंड बजट एक झलक, इसको अपने अपने स्टेट के हिसाब से अपना बजट हम पढ़ सकते हैं और उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। उत्तराखंड बजट है। उत्तराखंड बजट भी राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय है ना, पूंजी प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, कितना राजस्व घाटा है, कितना ऋण उधार और अग्रिम वसूली है, राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड का बजट है, झारखंड और उत्तराखंड का बजट यहाँ पे 2 का बजट बताया गया है। फिर देखिए अन्य स्टेट स्पेशल में क्या है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियां और 2024-25 के खेल पुरस्कारों का वितरण किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए देखिए क्या है, भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्या है, महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर क्षेत्र में रोपवे का केबल टूटने से कई श्रद्धालु घायल हो गए थे और एक की मृत्यु भी हो गई। तो इसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी केबल टूटने के हादसे होते हैं या ट्रॉली तेज गति से चलती है और ऐसे में केबल टूट जाता है तो इसमें जो प्रबंधन है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और इसमें सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। राजस्थान में गांव ग्वाला योजना जो है वो विशेष रूप से बताया गया है। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम अब अबू राज होगा। 2 अन्य शहरों के नाम भी बदले गए हैं। तो माउंट आबू का नाम अगर आपको अबू राज कहा जाए कि अबू राज और माउंट आबू तो एक ही है। और ऐतिहासिक महत्व के जो कमान उनका जो नाम बदलकर कामवन करने तथा जैन समुदाय के स्वास्थ्य धाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध जो भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर का नाम यज्ञपुर करने की घोषणा की है। तो ये राजस्थान का है, नाम चेंज कर दिया इन्होंने। अब ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे, ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति चल रही है उसके लिहाज से तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम ये जो टेबल में दिया है इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसमें देखिए क्या है, ईरान पर अमेरिका व इजराइल के हमले से वैश्विक अर्थव्यवस्था पे संकट के बादल। बहुत ही ज्यादा इस अर्थव्यवस्था में जो भी दिक्कतें हो रही हैं हर व्यक्ति इसका सामना कर रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हम ऐसे चरण पे है ना कि अगर ईरान में कोई घटना घटती है, हार्मुज स्ट्रेट पे अगर कोई घटना घट रही है तो उसका असर हमारे रसोई तक होता है, एक आम गृहिणी तक प्रभावित होती है। तो अर्थव्यवस्था पे संकट के बादल तो है ही। ठीक, इसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के युवा नेता बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। तो नेपाल के प्रधानमंत्री अब अपडेट होने चाहिए कि नेता जो है
बालेंदु शाह। दिग्गज राजनीतिज्ञों की चुनाव में करारी पराजय हुई है। तो अब पता है कि बहुत ज्यादा असंतोष चल रहा था वहां पे, तो असंतोष होने के कारण नए लोगों को मौका दिया गया है और पुराने लोगों की करारी पराजय हुई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा। स्टब, फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है? स्टब है, ये याद रखना है, अलेक्जेंडर स्टब। 11वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत की यात्रा। देखिए, कनाडा से हमारे संबंध थोड़े से खट्टे हो गए थे बीच में, और फिर से हम संबंध को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जो मार्क कार्नी जी हैं, उनकी भारत यात्रा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में यूक्रेन के पश्चात दूसरा स्थान बरकरार है। देखिए, हथियारों की खरीद में हम पीछे नहीं हट रहे हैं और यूक्रेन के बाद हमारा सेकेंड रैंक है। तो अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है। स्वीडिश की संस्था सिप्री ये रिपोर्ट जारी करती है। इटली में न्यायिक सुधारों के लिए कराए गए जनमत संग्रह में जॉर्जिया मेलोनी सरकार की पराजय हो रही है। तो जनमत संग्रह जो कराया गया है उसमें जॉर्जिया मेलोनी, आप लोग इस नाम से परिचित होंगे, ठीक है। मोदी जी जब भी इटली की यात्रा करते हैं तो ये काफ़ी हाईलाइटेड रहता है। तो जॉर्जिया मेलोनी जी हैं, उनके जनमत संग्रह में थोड़ा पीछे दिख रही है। अब आते हैं हम, देखिए, ईरान पर अमेरिका व इजराइल के हमले से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है और इसे हमें पढ़ना प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व अभी रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका से उभरा भी नहीं था और एक और बड़े युद्ध ने अमेरिका के साथ साथ संपूर्ण पश्चिमी एशिया को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि विश्व व वैश्विक अर्थव्यवस्था पे संकट के बादल छा गए हैं। इस विकराल युद्ध में एक और जहां अमेरिका और इजराइल हैं, तो वहीं दूसरी ओर कौन है? ईरान, और इनके हमलों का जवाब अपनी पूरी ताकत से दे रहा है। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई इस भीषण लड़ाई ने संपूर्ण विश्व में खनिज तेल और गैस सहित अधिकांश उत्पादों की आपूर्ति लड़खड़ा दी है। तो ये तो आपको पता ही है कि हार्मुज संधि पे जब ये स्ट्रेट को बंद कर देते हैं और रोक देते हैं तो हमारे उसका प्रभाव हमारी रसोई तक होता है और हमें गैस सिलेंडर का जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल का में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और हम ईवी की तरफ जा रहे हैं, हम नवीनीकरणीय साधन की ओर जा रहे हैं कि कोई भी ऐसा साधन हम अब अपनाना हमें जोर शोर से शुरू करना होगा जिसमें कि हमको अन्य देशों पर आश्रित न रहना पड़े। तो हमारे परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की अमेरिका चेतावनियां और धमकियों की ईरान द्वारा लगातार उपेक्षा के चलते अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तथा इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन, अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, ये आपसे कभी पूछा जाएगी कौन सा ये कार्यक्रम है, तो अमेरिका के द्वारा कौन सा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये थोड़ा सा देखिए अमेरिकन लैंग्वेज भी लग रहा है, यूएस का है, थोड़ा इंग्लिश में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है। एपिक फ्यूरी यूएस से रिलेटेड है। वहीं पे देखिए राइजिंग लायन, राइजिंग लायन जो इजराइल है, इजराइल में भी ज है, यहाँ राइजिंग में भी देखिए ज है, ठीक है। तो इजराइल क्या है? एक सोए हुए शेर की तरह था, ठीक है। छोटा सा तो देश है, लेकिन अचानक किसी सोते हुए शेर को जगा दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है? ज़्यादा विभीषक हो जाता है और वो अपने शिकार की तरफ बढ़ जाता है। याद करने के लिए दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करने के लिए। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किसका है? यूएस का है, और ऑपरेशन राइजिंग लायन किसका है? इजराइल का है। तो ये 28 फरवरी 2026 को क्या हुआ था? ईरानी सैन्य ठिकानों और परमाणु केंद्रों के साथ साथ शीर्ष ईरानी नेतृत्व पर भीषण हमले किए, जिनमें कि ईरान के अनेक सैन्य ठिकाने थे और परमाणु केंद्रों के नष्ट होने के साथ साथ ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु हो जाती है। देखिए, खामनेई की मृत्यु हुई तो सबसे बड़ा यहाँ पे अनरेस्ट की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अयातुल्ला अली खामनेई की मृत्यु हो जाती है। खामनेई को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का दावा ईरान की ओर से शुरू होता है, यद्यपि किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? उनकी मृत्यु की पुष्टि करते हुए उन्हीं के पुत्र जो मोस्तफा खामनेई थे, उनको सर्वोच्च नेता चुनने की बात की गई। तो घटनाओं का क्रम देखिए क्या होता है। 28 फरवरी 2026 से देखिए ये शुरू हुआ है, लेकिन इसमें घटनाओं का क्रम क्या रहा? क्रम आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्रम इसमें हमको ध्यान देना है। ऑपरेशन का नाम ध्यान देना है, एपिक फ्यूरी और राइजिंग लायन। अभी हमने ईरान वाला नहीं देखा ना, ईरान का जो ईरान की ऑपरेशन का क्या नाम था, अभी आएगा आगे, ठीक है। तो खामनेई जी की मृत्यु हो जाती है। देखिए, खामनेई जी की मृत्यु होने के बाद ये ज़्यादा ये लोग एक मतलब बदले की भावना से और ज़्यादा ये हो जाता है, विनाशक हो जाता है युद्ध। तो ये अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान भी क्या करता है? चुप नहीं बैठता, और उसने भी अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाते हुए सैकड़ों मिसाइलें इन पर दागी। पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन आदि देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी ईरान ने निशाना बनाया। तो ये तो प्रभावित हो ही रहे थे, लेकिन साथ में जो वहाँ पे अन्य देश थे उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, और इन देशों के तेल केंद्रों को भी क्षति इन हमलों से पहुंची है, और हवाई हमलों
की जो आशंका है उसमें अपने हवाई अड्डों को भी इन्होंने शुरू में बंद कर दिया, जिससे कि हजारों यात्री विभिन्न हवाई अड्डों में फंस गए थे। भारत के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेने आया एक ईरानी जहाज वापस लौटते समय अमेरिका के टारपीडो हमले में डूब गया और उस पर सवार कुछ ईरानी नौसैनिक को यद्यपि बचा लिया गया, इसके बावजूद 80 से अधिक ईरानी नौसैनिक जहाज पर हुए हमले में मारे गए। बहुत ही इस घटना ने शर्मसार किया था, क्योंकि भारत आए थे ये जो ईरानी नौसैनिक जो भी थे वो भारत आए थे किसी प्रशिक्षण में, और जहाज लौटते समय ये जहाज डूब गया था। तो एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए ईरान ने क्या किया था, महत्वपूर्ण तेल मार्ग जो है हॉर्मुज जलडमरू, अब ये देखिए ये हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ये ज्योग्राफी के भी लिहाज से देखें, मतलब कहीं पे भी इस प्रश्न को या फिर अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो डायग्राम में हमको ये ज़रूर बनाना होगा। ये देखिए ये है हार्मुज स्ट्रेट, ठीक है, हार्मुज स्ट्रेट ये है, ये ईरान है और ईरान की राजधानी देखिए तेहरान है। और यहाँ पे ये हार्मुज स्ट्रेट देखिए एकदम स्ट्रेट, मतलब कि संकीर्ण है, और अगर कोई भी जहाज यहाँ से जाता है तो यहाँ से इसको सामना करना पड़ेगा, जाने के लिए इस रास्ते का पालन करना होगा। तो अगर इसे ही बंद कर देगा तो फिर ऐसे में जो इधर के जहाज इधर फंस जाएंगे, इधर के जहाज इधर फंस जाएंगे। इसके अलावा जहाज़ों को डुबाने का भी कार्य किया जा रहा है, जो अन्य आतंकवादी संगठन हैं, ठीक है, हुती वगैरह हैं, तो वो भी समय रहते रहते जो है इसमें मतलब उसको ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं जहाज़ों को और अपना लाभ सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में सभी देश परेशान हो चुके हैं दोस्तों। देखिए सऊदी अरब हो, यूएई है, ठीक है, आपका कतर है, बहरीन है, इधर जो भी देश है ना सब लगभग परेशान चल रहे हैं इस समय। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देख लीजिए कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, सीरिया देखिए, लेबनान है, सीरिया है, ठीक है, इजराइल है, जॉर्डन है, मिस्र है। ये पूरा ज्योग्राफिकल आपको क्लियर होना चाहिए। फारस की खाड़ी कहाँ पे है, ठीक है, फारस की खाड़ी किस किस देश से घिरी हुई है, किस किस देश की सीमा लगती है। तो देखिए इधर इराक है, इधर ईरान है, ये बहरीन है, कतर है, यूएई है, ठीक है, अबू धाबी यहाँ देख रहे हैं आप, मस्कट, ठीक है, ओमान, यमन। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हर विषय के लिए, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, मतलब इवन हिस्टोरिकल भी देखें तो हमारा पुराना ये रूट था व्यापार का। तो हर तरीके से यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो इसने क्या किया, तेल मार्ग जो था मेन हमारा हॉर्मुज जलडमरू, इस रास्ते तेल परिवहन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिससे कि भारत सहित अधिकांश देशों में तेल और गैस संकट उत्पन्न हो गया। ईरानी हमलों को देखते हुए खाड़ी में देशों में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए कदम विभिन्न देशों ने उठाए हैं, और युद्ध के चलते आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित होने से वैश्विक बाजार पूरी तरह से प्रभावित है। वैश्विक बाजार क्या है, पूरे तरीके से प्रभावित हो चुका है। उधर लगातार देखिए नुकसान उठा रहे ईरान की जो सर्वोच्च नेता थे मुस्तफा खामनेई ने लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की चेतावनी दी है, और इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्हें साक्षात्कार में कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंच चुका है और ईरान में निशाना बनाने के लिए अब लगभग कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ देखिए युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और 15 सूत्रीय जो प्रस्ताव था उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम की समाप्ति थी, जिसके लिए ईरान बिल्कुल तैयार नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निगरानी, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोले जाने की शर्तें शामिल थी, और अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराते हुए ईरान ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी कि युद्ध विराम उनकी शर्तों पर ही होगा और ईरान की ओर से युद्ध समाप्त करने के लिए कोई तत्परता नहीं दर्शाई गई है। उल्टे उसने इसके लिए 5 शर्तें रखी हैं। पुरानी बातें हैं ये, अभी थोड़ा सा अपडेट हुआ है, और इसमें आक्रमणों और हत्याओं पर पूरी तरह से रोक, युद्ध से हुए नुकसान के हर्जाने का भुगतान तथा हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी अधिकार की संप्रभुता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आदि शामिल है। युद्ध समाप्ति के लिए शर्तों के आदान प्रदान के बीच एक दूसरे के ठिकानों पर गंभीर हमलों का सिलसिला जारी है, और लगभग 1 माह से चल रही इस लड़ाई का फोकस अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर संप्रभुता पर आ गया है। मतलब किसका चलेगा, है ना, किसकी दादागिरी चलेगी हॉर्मुज स्ट्रेट पे। ईरान का कहना है कि ये इसकी संप्रभुता रहेगी, ईरान की रहेगी, और यही अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनका कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है किसी की बकौती नहीं है। तो उसको खोलने के लिए 10 दिन की डेडलाइन दी थी और 28 मार्च तक दी थी। उधर ईरानी ठिकानों पर इजराइल के हमले जारी थे, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका के पश्चिम एशिया में स्थित ठिकानों पर ईरानी हमले भी जारी थे। मार्च के अंत तक 1900 से अधिक लोगों की मौत हो गई, 20,000 से अधिक लोग घायल हो गए, और 300 से ज्यादा सैनिक घायल थे, और 13 सैनिकों की मृत्यु उस समय तक हो चुकी थी। ठीक है, तो बहुत ही गंभीर चल रही है समस्या। कूटनीतिज्ञों का क्या मानना है कि अमेरिका व इजराइल के लिए यह युद्ध उनकी उम्मीद से कहीं अधिक भारी पड़ रहा है, मतलब दोनों को नुकसान हो रहा है, अमेरिका इजराइल को भी और ईरान को तो हो ही रहा है। यह युद्ध कब तक चलेगा इसके बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी आने वाले जो अन्य वर्जन है इसके जून जुलाई के देखेंगे हम प्रतियोगिता दर्पण में।
बाकी डे टू डे का न्यूज़पेपर भी देखते हैं तो इसमें घटनाओं के बारे में अपडेटेड जानकारी मिलती है। अभी देखिए अगली न्यूज़ क्या है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के युवा नेता बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो देखा जाए यहाँ पे बहुत समय से युवाओं का प्रतिरोध चल रहा था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन युवा वर्ग चाह रहा है और ऐसे में नए सरकार का गठन यहाँ पे किया गया है। देश के वर्षों तक सत्तारूढ़ जो थे राजनीतिक चेहरे थे उनको पराजय का सामना करना पड़ा और पूर्व वर्षों में प्रधानमंत्री रह चुके जो शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में केवल 38 सीटें ही प्राप्त हुई। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली जो थी कम्युनिस्ट पार्टी उनको भी बहुत यहाँ पे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। सभी में बहुत ज़्यादा लॉस है, माइनस में देखिए सीट। और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो था ये जो बालेंद्र शाह की जो पार्टी है इन्होंने 160 प्लस का लाभ अर्जित किया है। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है बस कि आपको याद रखना है कि 35 वर्षीय जो बालेंद्र शाह है युवा है और अन्य कुछ मंत्रियों ने उनके साथ शपथ लिया है, उसमें भी बहुत सारे युवा ही हैं। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हिंसक आंदोलन हुआ था और उसमें केपी शर्मा ओली वाली जो नेतृत्व की सरकार थी उसका तख्ता पलट हुआ था और अंतरिम सरकार गठन हुआ था जिसमें कि सुशीला कार्की का नेतृत्व था और अंतरिम सरकार ने संसद भंग करते हुए नए चुनाव 5 मार्च 2026 को कराने की घोषणा की थी। तो इस तरीके से काठमांडू में जो परिवर्तन हुआ है काठमांडू की राजनीति में, तो बालेंदु जो आपके हैं शाह जी वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जो है देखिए उनके साथ ये फोटो है और जो अंतरिम सरकार में सुशीला कार्की जी को बनाया गया था वो भी है। तो ये हमारा पड़ोसी राज्य है, बफर स्टेट है, हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा हुई थी, तो अपने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ ही आए थे। 4 दिन की राजकीय यात्रा हुई थी। इसके बारे में बताया गया है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए थे और उनकी यात्रा के पश्चात स्टब जो थे उनकी यात्रा राष्ट्रपति के रूप में यहाँ की पहली भारत यात्रा थी, महत्वपूर्ण है। रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में ये आमंत्रित थे। 4 दिन की इस यात्रा के लिए 4 मार्च को नई दिल्ली पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पालम हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया था। राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ये स्वागत किया था। तो इसमें इनका नाम याद रखना है कि समिट में आए थे, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब और ज़्यादा कुछ इसमें महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। भारत और फिनलैंड का क्या संबंध है, आने के बाद दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। द्विपक्षीय वार्ता में यूक्रेन में संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से स्थायी शांति के जो प्रयास हैं उसके लिए समर्थन जारी रखा है। वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी के लिए भी सहमति दिया है और कई नवाचार क्षेत्र में, आधिकारिक सांख्यिकी, पर्यावरण के क्षेत्र में, मतलब नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, अगर कुछ नहीं भी याद हो ना तो 4-5 पॉइंट नॉर्मल वाले इसमें लिखे जा सकते हैं। तो मेन इनका नाम याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। और द्विपक्षीय वार्ता हुई है। 11वां रायसीना संवाद देखिए नई दिल्ली में, हमेशा रायसीना डायलॉग कहाँ होता है, नई दिल्ली में होता है। ये 5 से 7 मार्च 2026 को संपन्न हुआ है। इसमें प्रतिभागी जो थे मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, शासन प्रमुख, उद्योगपति, शिक्षाविद, पत्रकार व रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ इसमें शामिल थे। फिनलैंड के जो राष्ट्रपति आए थे ना, अभी पहले वाले न्यूज में हमने देखा, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, वो भी इस वर्ष के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के साथ साथ प्रमुख वक्ता भी यही थे। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, तो संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। एक बार देखा सा लगे बस इतना, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। 5 मार्च को सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया था, मोदी जी ने किया था। 5 मार्च को रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने वाले फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने इस बात पर बल दिया था कि पश्चिमी प्रभुत्व वाला युग अब समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो वेस्टर्न जो प्रभुता थी वो अब समाप्त हो रही है और भविष्य की दिशा अब ग्लोबल साउथ तय करेगा। तो ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस को इसने बल दिया क्योंकि उनके पास अब जनसांख्यिकी और आर्थिक शक्ति है, बहुत ज़्यादा युवा वर्ग भी है इनके पास। तो अगली विश्व व्यवस्था तय करने में भारत एक निर्णायक शक्ति होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सेंट फ्रांसिस्को मोमेंट आया था, वैसे ही विश्व को अब एक दिल्ली मोमेंट की जरूरत है, जहाँ भारत के नेतृत्व में विश्व के नेता मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार करें। पूरा भारत के पक्ष में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग जो है भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। रायसीना डायलॉग किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के विदेश मंत्रालय और दिल्ली से जो थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उसके द्वारा किया जाता है। पहला आयोजन 2016 में किया था, अब 10 साल हो चुके हैं, 2026 में
ये आयोजन जो किया गया है। तो इसे विभिन्न राष्ट्रों के नीति निर्माता, निर्णयकर्ता, उच्चाधिकारी, राजनेता, पत्रकार, उद्योग, व्यापार जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर अपने विचार रखते हैं। जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन तथा सिंगापुर के शांग्री-ला संवाद के समकक्ष माने जाने वाले यह सम्मेलन वैश्विक नेतृत्व, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों व उद्योग विशेषज्ञों आदि को वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने का मंच प्रदान करते हैं। और इसका यह नाम नई दिल्ली की रायसीना हिल्स से लिया गया है, जहाँ भारत सरकार के मुख्यालय रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण जो बिंदु था उसमें ये कहा गया है। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री कहाँ से आए थे? तो श्रीलंका, भूटान, कीनिया, मॉरिशस, माल्टा व रवांडा जैसे देशों से विदेश मंत्री यहाँ पे आए थे आर्थिक एवं डिजिटल चर्चा करने। विवादित सीमाएं के बारे में जो चर्चा हुई है उसमें शक्ति ध्रुवीकरण, परिधि, साझा संसाधनों का पुनर्निर्माण, व्हाइट वेल एजेंडा देखिए 2030 की खोज, अंतिम समय, जलवायु संघर्ष और विलंब की कीमत, भविष्य की दुनिया, एक तकनीक प्रधान समाज की ओर, टैरिफ के दौर में व्यापार, पुनर्प्राप्ति, लचीलापन और पुनर्निर्माण इसमें शामिल किए गए हैं। तो 6 स्तंभों के इर्द गिर्द चर्चाएं हुई हैं। तो 6 स्तंभों में ये यहाँ पे दिया गया है, इसको एक बार देखा जा सकता है। विवादित सीमाएं, साझा संसाधनों का पुनर्निर्माण, व्हाइट वेल एजेंडा, अंतिम समय, जलवायु संघर्ष, भविष्य की दुनिया कैसी रहेगी, टेक्नोलॉजी प्रधान रहेगी, टैरिफ के दौर में व्यापार, ऐसे करके 6 स्तंभ इसके इर्द गिर्द चर्चा हुई है। अब देखिए कनाडा के जो प्रधानमंत्री मार्क कोनी की भारत यात्रा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की भारत की आधिकारिक यात्रा की। अब यात्रा की है, इसमें उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी और ऐसे समय में संपन्न हुई जबकि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो है ना, उनके साथ साथ हमारे संबंधों में क्या आ गया था, खटास आ गया था। तो खटास आने के बाद अब ये पुनः जो है उनकी यात्रा हुई है। तो इस विदेश मंत्रालय ने उनकी भारत की इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में एक प्रयास बताया है, मतलब परिवर्तन का बिंदु बताया है। 4 दिन की यात्रा थी, यहाँ पर रुके थे और मेजबानी का मौका मिला हमें। व्यवसाय के बारे में बातचीत हुई है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तथा बिजनेस टू बिजनेस के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के इरादे से, और साथ में स्वच्छ ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा, नागरिक परमाणु ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। भारत की पहल वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब ISA व बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने के इरादे की घोषणा कनाडा की ओर से इस अवसर पर की गई थी। एक महत्वपूर्ण बात है कि ISA में शामिल होना, ठीक है, यहाँ पे कनाडा ने घोषणा की। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है, देखिए ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये सब संगठन ना जब भी हम पढ़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, फिर आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, ISA, और हमें जानना जरूरी है इसके बारे में। पूर्ववर्ती कनाडाई सरकार के कार्यकाल में खटास को अभी क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। तो द्विपक्षीय व्यापार के बारे में चर्चा हुई है, ऊर्जा के बारे में, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापक सहमतियां दोनों प्रधानमंत्री के बीच में बनी है। 2030 तक व्यापार कितना करना चाह रहे हैं, $50 अरब तक का करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, जो भी खटास आई थी अब उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। साझेदारी समझौते हुए हैं। अच्छा, इसमें और काफी जानकारी दी हुई है दोस्तों। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है 2026 के अंत तक अंतिम रूप देने का इसमें चर्चा बात की गई है। दोनों देश के बीच में हुए एक अन्य समझौते में कनाडा की कैमेको कंपनी भारत को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए 2.2 करोड़ पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगी। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। यूरेनियम की आपूर्ति हम किससे कर रहे हैं, कनाडा से कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 2035 तक देखिए ना 2.2 करोड़ पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। महत्वपूर्ण खनिजों, शैक्षणिक आदान प्रदान, नवीनीकरण, ऊर्जा व सांस्कृतिक सहयोग समझौते के सहित 8 विभिन्न समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में संवर्धन के लिए इंडो कनाडा डिफेंस डायलॉग, मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया कनाडा पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप की स्थापना की घोषणा भी वार्ता में की गई है। साथ ही व्यापारिक संबंधों के लिए इंडिया कनाडा CEO फोरम का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन इसका किया गया, ये महत्वपूर्ण है। और ये यूरेनियम की आपूर्ति के लिए इतने करोड़ पाउंड के जो यूरेनियम की आपूर्ति कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है। बाद में देखिए कनाडाई प्रधानमंत्री को भारत कनाडा CEO फोरम को संबोधित किया और हमारे संबंधों को एक नई दिशा दी है। हमारे संबंधों ने एक लाइट ईयर की छलांग लगाई है, मतलब भारत में निवेश के अवसरों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया था कि कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 अरब का निवेश किया है, मतलब वो निवेश भी कर रहे हैं। तो भारत कनाडा CEO फोरम बैठक में भाग लेने के बाद ये बाद में ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। तो भारत कनाडा संबंध एक अच्छी दिशा की ओर है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हथियार की खरीद में भारत का विश्व में यूक्रेन के पश्चात दूसरा स्थान बरकरार है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है।
ये सिप्री की रिपोर्ट है। तो विश्व में हथियारों के बड़े क्रेता एवं विक्रेताओं के संबंध में रिपोर्ट स्वीडन स्थित थिंक टैंक यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 से 25 के दौरान देखिए 5 वर्षों 21 से 25 के दौरान जो 5 वर्षों की अवधि में विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश कौन है, उसमें यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान रहे हैं, जिसमें कि इंडिया का कौन सा रैंक है, सेकंड। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो गया। तो पहला है यूक्रेन, दूसरा है भारत, फर्स्ट और सेकंड, फिर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान। संस्था की इस रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों की इस अवधि में हथियारों के 5 बड़े निर्यातक करता देश कौन है, मतलब बेचने वाले कौन है, तो अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन। तो आयातक कौन है और निर्यातक कौन है, ये दोनों के बारे में बता दिया है। बेचने में तो अमेरिका, फ्रांस, रूस है, और लेने में यूक्रेन, भारत, सऊदी। 11 तो देखते हैं 5 वर्षों की अवधि में हमारे 11,000% से अधिक वृद्धि हुई है यूक्रेन में, है ना। विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है, और भारत जो है 2015 से 19 में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था। पहले भारत था और अब ये यूक्रेन बन गया है। तो इस तरीके से हम सेकंड रैंक पे हैं। संस्था की ये सालाना रिपोर्ट आती है हमेशा। 21 से 25 के दौरान विश्व हथियारों में ये हमारी रैंकिंग क्या है, इसके बारे में इसने डिटेल से बताया है। और आपूर्ति करने वाले, मतलब भारत को आपूर्ति करने वाले पहले 3 देश कौन है, मतलब और ओवरऑल देखें तो अमेरिका कर रहा है, लेकिन अगर भारत को हथियारों की आपूर्ति करने में देखा जाए तो रूस पहले स्थान पे है, फिर फ्रांस, फिर इजराइल रहा है। ठीक है, इसलिए हम इजराइल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट रैंक में रूस है, दूसरे में फ्रांस है, तीसरे में इजराइल है। ठीक है, सबसे बड़े 2 आयातक देश अगर देखते हैं तो